तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका ये लाइन सुनकर आज भी लोगों के दिलों में एक आग उत्पन्न होता है और यह आग दुश्मनों को जलाने के लिए काफी है। आज आप जो भारत देख रहे हैं, आज से 70-75 सालों पहले यह भारत ऐसा नहीं था। ये भारत अंग्रेजों के चंगुल में था और इस चंगुल से भारत को निकालने में नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज हम इनके और इनके कृतियों के बारे में जानेंगे, जो कि हर एक इंडियन को जानना ही चाहिए। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से हुई और ये 1919 में दर्शन शास्त्र से बीए ऑनर्स की। इनके पिताजी चाहते थे कि ये आईसीएस बने, इसलिए 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए और कड़ी मेहनत के बाद 1920 में इन्होंने आईसीएस ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन इनके दिमाग पे स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के विचार सवार थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के अंदर गुलामी करना इनकार कर दिया और 22 अप्रैल 1921 को आईसीएस पद से इस्तीफा दे दिया। और इंडिया वापस आने के बाद स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्यों से प्रेरित होकर ये उनके साथ काम करना चाहते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के सलाह के अनुसार इंडिया वापस आने के बाद ये सबसे पहले मुंबई गए और 20 जुलाई 1921 को ये पहली बार महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी उस समय अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस उस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के लोगों ने उन्हें काला झंडा दिखाया और सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और बहुत ही जल्द सुभाष चंद्र बोस देश के महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। एक बार 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय पुलिस ने लाठीचार्ज की और सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। तब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके सारे क्रांतिकारियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने भगत सिंह के बारे में बात तो की, लेकिन नरमी के साथ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अंग्रेजों पर दबाव बनाकर भगत सिंह के बारे में बात किया जाए, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया और कुछ समय बाद भगत सिंह तथा उनके साथियों को फांसी दे दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को यह अच्छा नहीं लगा। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना, लेकिन नेताजी का विचार और कार्यशैली महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये जहां भी जाते थे युद्ध के माध्यम से लोगों को आजादी के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं था, इसलिए अंत में तंग आकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी थी। जब 3 सितंबर 1939 को मद्रास में नेताजी को ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध के बारे में पता चला तो उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के सारे लोगों को बुलाया और संबोधित करते हुए कहा, यह एक मौका है भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का। और साथ ही कहा कि अगर यह काम कांग्रेस नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। और अगले ही दिन कलकत्ता में स्थित हॉलबेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, उसे सुभाष के यूथ ब्रिगेडियर ने रातों रात मिट्टी में मिला दी और कहा इसी तरह ब्रिटिश राज को भी धूल में मिला देंगे। लेकिन यह क्रांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तो अंत में सुभाष चंद्र बोस ने 29 मई 1942 को जर्मनी के सर्वोच्च नेता हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर ने स्पष्ट रूप से सहायता का कोई वचन नहीं दिया। तब जापानी सेना के साथ
21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इस फौज की मदद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जीत गए और उसी समय कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसके बाद ये इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किए, लेकिन वहां उन्हें अंग्रेजों का पलड़ा भारी दिखा और उन्हें फिर वापस हटना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को एक नया रास्ता चुनना था, तो उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को जब नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, इसी सफर के दौरान वे लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो के एक रेडियो स्टेशन ने बताया कि नेताजी एक भारी बमवर्षक विमान में आ रहे थे और वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी में नेताजी की मौत हो गई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1956 और 1977 में इस घटना की जांच करवाई, लेकिन दोनों बार यही नतीजा निकला कि नेताजी की मौत उस विमान दुर्घटना में ही हुई। लेकिन आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोग नेताजी को देखने और मिलने का दावा करते हैं। आपको क्या लगता है, नेताजी आज भी जिंदा हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही एक इंडियन होने के नाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।